नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। टेस्ट 4 हमारे हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 5 चल रहा है और इस टेस्ट के भी 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.2 या फिर 1.5 पे करके देखना। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 31। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडीवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी अडॉप्टेड द टाइटल आदिवरा। देखो, प्रतिहार डायनेस्टी में शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को प्रमोट करते थे लोग, लेकिन ज़्यादातर इनके जो रूलर थे वो वैष्णव को मतलब विष्णु भगवान में मानते थे। तो ये ठीक है, मिहिर भोज। और इसके विषय में आपको मिल भी जाएगा, एक ग्वालियर में है सागर ताल इंस्क्रिप्शन करके, तो वहाँ पे इनके विषय में लिखा हुआ भी है। और खजुराहो का जो मंदिर है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इन लोगों ने ही बनवाया था। तो पहला ऑप्शन ये सही है। द राजा राजे चोला अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोला। तो राजराज चोला नहीं, ये राजेंद्र चोल थे, इनके पुत्र हैं ये, मतलब राजा राजा चोला के। टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोला टू सिंबलाइज हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ चोला अथॉरिटी इनटू नदर्न रीजन। ये नदी पार कर लिया था राजेंद्र चोला ने, तो उसके बाद इनका नाम गंगई कोंड चोल पड़ा था, और एक शहर बसाया था, उसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। तो ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली। देखते हैं आंसर हम। एक्सप्लेनेशन। द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहार एम्पायर, एक सेकंड, 31 का ये ठीक है। द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहार एम्पायर एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज भोजा। भोज वाज द डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा। ठीक है, एक वरा अवतार भी होता है ना भगवान विष्णु का, बोर वरा अवतार भी है, आपको पता होगा। तो वहाँ से मतलब इन्होंने अडॉप्ट किया था आदिवरा टाइटल। इंस्क्राइब्ड इन सम ऑफ द हिज कॉइन्स। इंस्क्रिप्शन भी एक है सागर ताल करके, वहाँ पे ग्वालियर में, उसमें भी है इसके बारे में उल्लेख। मिहिर भोज टू डिस्टिंग्विश हिम अबाउट द भोज एम्पायर। ठीक है, मतलब एक मिहिर भोज अलग है और एक दूसरे भोज परमार उज्जैन के रूलर अलग है। ठीक है। राजेंद्र चोला वॉज अ चोला एम्परर ऑफ साउथ इंडिया हु सक्सीडेड हिज फादर राजेंद्र चोला। ठीक है, ये इसका पुत्र है राजा राजा चोला, मतलब राजा राजा चोला का ये पुत्र है राजेंद्र चोला। इसके टाइम पे गंगई कोंड चोला, इसने गंगा नदी पार किया था और इसने ही शहर बचाया था गंगई कोंड चोलपुरम। और बे ऑफ बंगाल को चोला लेक भी कहते थे, इतना इनका वर्चस्व था इस वाले रीजन में। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ये लोग साउथ ईस्ट रीजन तक भी बहुत दूर तक पहुंच गए थे। अगला प्रश्न। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस दैट कंबाइंस म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, स्कॉलरली डायलॉग एंड कलरफुल costumes. It is popular in the coastal district of Karnataka, Kasaragod district of Kerala, मतलब केरला और कर्नाटका दोनों में पॉपुलर। It has two main variations called Mudalapaya and Paduvalapaya। ठीक है। Which of the following theatres of the South India has been described by the passage given above? कृष्णट्टम। कृष्णट्टम केरला में होता तो है, लेकिन कर्नाटका वाला भी पूछा ना इसने, तो ये केवल केरला में होता है कृष्णट्टम। मुदियट्टू भी केरला का है और सिर्फ केरला का है। यक्षगान, यक्षगान शायद होता है कर्नाटका में भी। यक्षगान, हाँ, एक मूवी भी तो आई थी कांतारा करके, तो यक्षगान का नहीं था, लेकिन उसमें यक्ष कुछ दिखाया था कांतारा में इसके विषय में, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन कर्नाटका में यक्षगान होता है। और तेरुकुट्टी ये तो तमिलनाडु का है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। ये दोनों तो केवल केरला का था, तो यही इसी से हम एलिमिनेट कर लेंगे, ये नहीं भी पता है तो भी, कि ये केवल दोनों रीजन में होता है, कर्नाटका और केरला कोस्टल रीजन में होता है। आंसर देखते हैं इसका। 32 का सी ठीक है। ये कृष्णट्टम, देखो ये ज्यादातर जितने भी है ना, ये सभी भगवान कृष्ण या महाभारत से रिलेटेड है, जितने भी ये फोक डांस है। तो कृष्णट्टम इज अ folk theatre of art of Kerala. It is dance drama tells the story of Krishna through 8 plays। तो कृष्णा से हो गया कृष्णा की कहानी, और अट्टम से हो गया अष्टम, ऐसा शायद होगा, मैं एज्यूम करता हूँ मलयालम में कुछ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा ऐसा, तो मैंने याद, अगर नहीं भी होगा तो भी हमें समझ में आने के लिए हो गया कि 8 कहानियां हैं और कृष्ण भगवान के बारे में। द प्लेज आर बेस्ड ऑन द 10th एंड 11th स्कंद ऑफ भागवत पुराण। ठीक है। मुदियट्टू ये भी रिचुअल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला है, और ये गॉडेस काली के विषय में है। बैटल बिटवीन गॉडेस काली और दानोदारिक के बारे में है ये। अगला हम देखते हैं। यक्षगान यही था वो जो कर्नाटक और केरला दोनों में था। इधर देखो दिया भी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड। ये शायद तुलु रीजन में होता है, ये जो कर्नाटका का तुलु रीजन है। जैसे ये है भारत का सदर्न पार्ट, तो यहाँ पे केरला है, तो यहाँ वाले जो रीजन है मैंगलोर के नीचे, वहाँ पे शायद ये होता है। एक बार कंफर्म कर लेना।
यक्षगान हैज टू मेन वेरिएशन, इसके दो मेन वेरिएशन है, एक तो पाडु वल्लभया और यक्षगान, और एक है मूल मुदालया पाया। इसमें भी वही है, महाभारत की कहानियां होती इसमें भी। और कुछ इम्पोर्टेंट है देखने लायक, तेरिकोट्टू देख लेते हैं हम। इट इज अ फोक ड्रामा ऑफ तमिलनाडु, मीन्स स्ट्रीट प्ले, मतलब ऐसे स्ट्रीट पे मतलब ड्रामा होता होगा ये। इट इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एनुअल फेस्टिवल ऑफ मरियम्मन, मतलब रेन गॉडेस को अच्छा हार्वेस्ट हो इसलिए शायद करते होंगे ये। अगला प्रश्न, ये इसमें भी देखो महाभारत की कहानी है, ठीक है, सब में इनडायरेक्टली महाभारत रामायण ही रहता है ज्यादातर ड्रामों में। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रीन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक था। देखो ऐसे याद किया था मैंने, ये थोड़ा एक्सप्लिसिट है तो इसको मैं शॉर्टकट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बस मैं बता देता हूँ कि, तो एक सेकेंड यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ देखो, ये है स्लेव डायनेस्टी, और फिर उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर आता है सैयद डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी, और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी में है GMT, ठीक है। तो जी से घियासुद्दीन तुगलक हो गया था, M से मोहम्मद बिन तुगलक था, और T से था फिरोज शाह तुगलक, नहीं सॉरी GMF था, F से फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। तो इसका फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक होगा, तो ये गलत है, और फिरोज शाह तुगलक नहीं था। ही मेड जजिया एट सेपरेट टैक्स, बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तभी तो हम लोग कहते हैं तुगलक की शासन चला रहे हैं, किसी को हम अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं, तो ये ठीक है। ही इम्प्रूव द एक्सपेंडेड द कैनल सिस्टम ड्यूरिंग हिज रेन। हाँ, तो ये घियासुद्दीन के टाइम पे भी कुछ कुछ हुआ था, तुगलक फिरोज शाह तुगलक के टाइम थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था, तो इरिगेशन में इन्होंने काम किया था, ठीक था, तो ये भी सही है। अभी एक नहर अभी भी एग्जिस्टिंग है उधर हरियाणा और दिल्ली के आसपास में, तो ठीक है। इसका फिरोजाबाद इसने ही बसाया था, जहाँ पे भी आजकल चूड़ियाँ बनती है बहुत ज़्यादा। तो 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 का भी ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये थर्ड रूलर था, पहला वही घियासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा यही फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह ट्राई टू विन ओवर थियोलॉजियंस, ठीक है, ये सब कहानी में नहीं पढ़ना है। देखो जजिया टैक्स इसने लगाया था अलग से, ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगाया था, और कीनली इंटरेस्टेड था इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के बारे में। लार्ज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क जैसे कि कैनल वगैरह बनवाया, और अभी भी देखो ये फिरोजाबाद शहर बसाई है, हिसार फिरोज शाह, जिसको आज हिसार भी कहते हैं। तो यहाँ पे नहर भी है, अभी देखो इधर लिखा भी है, सतलज और हंसी रिवर को मिलाया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। द एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑफ सुलवासूत्र और अपस्तंभ एंड चंदा शास्त्र मेजरली डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, देखो ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का तो हमें पता है, वो होता है एस्ट्रोनॉमी का सूर्य सिद्धांत है और आर्यभट्ट वगैरह के हैं, तो एस्ट्रोनॉमी का तो नहीं है ये। और मेडिसिन का हमें पता है क्या नाम था, चरक सिद्धांत, और एक सुश्रुत सिद्धांत जो बनारस के थे, सबसे पहला सर्जरी उन्होंने किया था, तो ये भी नहीं है। मतलब एंशिएंट बुक्स का नाम बता रहा हूँ मैं, जो एंशिएंट में ज़्यादा पॉपुलर है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये मैथमेटिक्स का हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सारे आप मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं, और इनाम इनसे मिलता भी नहीं, जो हमें पहले नॉर्मली पता होता है। जैसे केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ पता होता है हमें, एक रस रत्नाकर करके बुक है, और एक और है आरोग्य मंजरी करके, उसको लिखा था उन्होंने, एक बुद्धिस्ट, क्या नाम था, नागार्जुन ने लिखा था, तो केमिस्ट्री के बारे में वो बुक है। तो ये तीनों बुक्स मैथमेटिक्स की हैं, हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, बाकी डिटेल अगर होगा कुछ तो पता चल जाएगा। एलिमिनेशन से हो गया था ये। बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, जिनने लिखा है किस बारे में लिखा है, देखो सुलभ सूत्र बुद्धान ने लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये लिस्ट में भेजने वाला था, भूल गया था, एक भेजा भी है मैंने, चैनल में देख लेना, उधर लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेंशन ऑफ पाई इसमें मिलता है, सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम है। अपस्तंभ 2nd सेंचुरी BC में है ये, इसमें एंगल्स और एप्लीकेशन ऑफ फायर अल्टर्स मिलता है। चंद्र शास्त्र आचार्य पिंगल ने लिखा है, और इसका इसमें डिस्क्रिप्शन है बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम का, आर्यभट्ट ने लिखा, आर्यभट्टी वाज रिटन बाय आर्यभट्ट, ठीक है। इसमें डेसिमल सिस्टम वगैरह, इसमें हमने कल देखा था, इक्लिप्स के बारे में भी मिल जाता है, ठीक है। बृहद संहिता, ये वरामिर वही है जो विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 रत्न में से थे, कल भी मैंने बताया था उज्जैन वाली कहानी, तो वही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये बुक का नाम सभी का तो नहीं पता, ये वाला अपस्तंभ शायद सुना था, तो बाकी के 3 तो मैंने बताई दी। अगले प्रश्न में चलते हैं। Which of the following social reformers promoted social awareness
थ्रू हिज पोइट्री नोन एज वचन्स। कुंडकुरी वीर सालिंगम, कुंडकुरी वीर सालिंगम तो सोशल रिफॉर्मर थे, जो ये तमिलनाडु के थे। इन पे ब्रह्मो समाज का बहुत ज़्यादा असर था, ठीक है। तो ये सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब वचन वगैरह, मतलब ये प्रवचन वगैरह नहीं कहते थे, ये अलग तरीके से काम करते थे। इन पे ब्रह्मो समाज का असर था, ये बात याद रखनी है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है अलग से। इस क्वेश्चन का तो आंसर ये नहीं है। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, चिन्ह देखो सुब्रमण्यम भारती का नाम हमने सुना होगा बहुत। इसके लिए तो इस बार भारत सरकार ने एक इनके नाम पे चेयर भी बनाया बीएचयू में तमिल स्टडीज के लिए, और कहीं और पे भी बनाया है। तो मतलब ये काफ़ी पॉपुलर है, इनका बनारस से भी बहुत काफ़ी क्लोज नाता है। माननीय प्रधानमंत्री जाते बनारस तो इनके यहाँ वहाँ पे भी गए थे एक बार। तो ये भी सोशल रिफॉर्मर ही थे। इनके बारे में एक और कहानी है कि ये अपने, इनके पास एक हाथी था, उसको ही रखते थे। उसको खिलाते टाइम ही हाथी ने इनको मार दिया था, इनके हाथी नहीं, लेकिन उस टाइम पे मरे नहीं थे, उसके बाद बीमार हो गए थे, बाद में मरे थे। तो ये जानने वाली बात है, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। ये भी वचन नहीं करते थे। त्रिवल्लुर तमिल पोएट हैं। अगर आपने देखा होगा कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उसके पास में ही एक स्टैचू है, तिरुवल्लुर का ही ये वो मूर्ति है। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज यहीं पे बना है, 2-4 दिन पहले ही बना है। और यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से भी। और इन्होंने लिखा था एक बुक तिरुकुरल, तमिल पोएट हैं। तो ये वचन ये भी नहीं करते थे। बसावन हैं, ये वचन करते थे। इन्होंने एक धर्म की स्थापना, अलग धर्म मानते हैं उसको, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, मतलब भारत सरकार तो अभी तो नहीं मानती है, अलग सेक्ट मानते हैं जिसको लिंगायत भी कहते हैं, वीर शैव भी कहते हैं, ठीक है। बसावन ने, ये कर्नाटक के हैं। जब भी कर्नाटक में इलेक्शन होगा आपको लिंगायत लिंगायत सुनने को बहुत ज्यादा मिलेगा। जो अभी इसके पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के, भारतीय जनता पार्टी से बने थे, उनका नाम था क्या, क्या नाम था यार, नाम नहीं याद रहा। वो भी मतलब लिंगायत कम्युनिटी से ही आते थे। तो बसावन ये प्रवचन करते थे सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इसमें काफ़ी मतलब नाम दिए थे, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तो टाइम लगा। वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक, एक सेकेंड, ये नहीं है, यही है वीर शैव ट्रेडिशन। देखो वही है, बसावन ने इन्होंने शुरू किया था। 35th का डी है, ठीक है। बसावन ये मिनिस्टर थे कलचुरी रूलर में, कलचुरी डायनेस्टी थी एक उधर साउथ की, और ये ब्राह्मण थे। और वीर शैव, देखो ये मानते थे कि जो ये शैविज्म को फॉलो करते थे, और ये पहनते थे एक लॉकेट जैसे लिंगायत, उसी से ही कहते थे, मतलब उसी से इनका नाम पड़ा था लिंगायत। और ये मानते थे ऐसा कि मरने के पश्चात आदमी का विलय हो जाता है, मतलब लिंग में ही। तो इसलिए ये काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करते थे शैविज्म को। और ये वचन करते थे। बसवन प्रोमोटेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोइट्री नोन एज वचन्स। आज भी हम सुनते हैं प्रवचन, वैसे ही कुछ कुछ। और ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, देखो वीर शैव आ ही गया, वही वाला जो बसावन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लिंगायत मूवमेंट। इट emerged इन द 12th century इन द कर्नाटक लेड बाय a saint named बसावन, बिल्कुल ठीक है, ये तो अभी मैंने बताया ही ऊपर। दे इनकरेज, बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, ऑप्शन और यहाँ पे क्वेश्चन। दे इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र सच एज द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज। हाँ ठीक है, इन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें जो कि धर्मशास्त्र में पहले ब्राह्मण लोग मना करते थे, मतलब ज़्यादातर सोसाइटी मना करती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे हट के इन्होंने कुछ कुछ काम किया था, जिसमें ये भी था पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और री मैरिज ऑफ विडोज, ये ठीक है। दे बरीड देयर डेड एज दे बिलीव इन द थियरी ऑफ रीबर्थ। देखो ये अपने डेथ को, देखो ये भी हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग काम किया इन्होंने। जैसे कि हिंदुइज्म में हम क्रिमेशन करते हैं ना, पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। ये अपने जो पार्थिव शरीर होती थी, मृत शरीर, उसको जमीन में दफनाते हैं। लेकिन इनका मानना ये नहीं है कि रीबर्थ होगा, ये कारण गलत है। ये मानते हैं कि सोल मिल जाता है भगवान शंकर से, मतलब लिंगायत कम्युनिटी ये मानती है कि वो सोल वापस नहीं आता, रीबर्थ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी आधा तो सही आधा गलत है, तो इसलिए इसका 1 और 2 आंसर हो जाएगा। तो ओनली 2 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दिया नहीं है, तो ऐसा आंसर देखते हैं हम। 36th का भी ठीक है। 12th सेंचुरी, ये सब कहानी हमने ऊपर देखा ही, बिल्कुल रिपीट है ये। इसमें देखने वाली क्या बात है, लिंगायत बिलीव दैट द डेथ ऑफ द डिविटी विल बी यूनाइटेड विद द शिवा विल नॉट रिटर्न। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी। और उसलिए वो क्रिमेशन नहीं करते थे, जो कि जैसे कि धर्मशास्त्र में बताया था। थियरी ऑफ रीबर्थ में नहीं मानते थे ये, वो वहाँ पे लिखा था मानते थे। और चैलेंज द कास्ट आइडिया ऑफ कास्ट पॉल्यूशन, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ भी गए थे जिनको एलिनेटेड महसूस हो रहा था उस टाइम पे, मार्जिनलाइज सेक्शन। और ये भी बहुत सारी चीज़ें जो धर्मशास्त्र में उसको खिलाफ काम करते थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आदि शंकराचार्य रिवाइव हिंदुइज्म। देखो भक्ति सेन सबसे पहले मतलब आदि शंकराचार्य ने ही शुरू किया था जो हिंदू धर्म का रिवाइवल था दोबारा से जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद, तो ये बिल्कुल ठीक है। हिज डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत एंड मोनिज्म, बिल्कुल ठीक है, अद्वैत में मानते थे ये, उसी को मोनिज्म भी कहते हैं। रामानुज प्रीज्ड विशिष्ट अद्वैत एंड अकॉर्डिंग टू गॉड इज सगुण ब्राह्मण, बिल्कुल ठीक है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैत था, इनका शायद जन्म बनारस में हुआ था रामानुज का। शंकराचार्य एंड रामानुज वेर कंटेम्प्रेरीज लिविंग इन द 9th सेंचुरी, नहीं गलत है। शंकराचार्य बहुत पहले हजार मतलब 1000 समथिंग के आसपास थे, और नहीं और भी पहले थे, उसके भी पहले थे शंकराचार्य ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इनसे तो पहले ही थे, इतना तो पक्का है। तो और रामानुज 1000 के आसपास थे, तो दोनों लोग में गैप है, कंटेम्प्रेरी नहीं है, तो तीसरा ये गलत हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, 2 ऑप्शन सही है 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 37 कभी आदि शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ था किलाड़ी गांव एक होता है, किलाड़ी कहते हैं उसको, केरला में है ये। इस पे बहुत बढ़िया एक वेब सीरीज, मतलब वेब सीरीज नहीं, उस पे यूट्यूब पे एबीपी न्यूज़ वालों ने बनाया, उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। शंकराचार्य पे, आदि शंकराचार्य पे है वो। तो इनका देखो 788 में हुआ है इनका जन्म, ठीक है, और पेरियार नदी के किनारे केरला के गांव में। तो इसमें और देखने, इन्होंने अद्वैत की फिलॉसफी दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण ब्राह्मण, मतलब कोई आकार नहीं होता है ईश्वर का, ऐसा कहना था इनका। द टर्म अद्वैत लिटरली नॉन सेकेंडनेस, ठीक है। रामानुजाचार्य वॉज बोर्न इन 1017, देखो 1017 एडी में इनका जन्म हुआ है। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है, इनका केरला में, ठीक। अच्छा, वो रामानुजाचार्य है जो मैंने कहा था, वो दूसरे हैं, मतलब उनका भी नाम ऐसे ही है, उनका जन्म बनारस में हुआ था, इनका नाम रामानुज करके ही कुछ है, एक बार देखना पड़ेगा, भक्ति से मूवमेंट में आएगा। वैदिक फिलोसोफर थे ये, ठीक है। एडवोकेटेड द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत, qualified monism. He revived the Bhakti movement and preached inspired by other Bhakti schools of thought. He is considered to be the inspiration of the poets like अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर एंड मीराबाई, ठीक है, मतलब इन सभी लोगों के ये प्रेरणा स्रोत हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। Which of the following type of puppetry? Puppets are costume like the actors of Jatra. Jatra मतलब यात्रा होता होगा, क्या पता। And the music have closely similarity with the Jatra theater. जत्रा, ठीक है। यमपुरी तो बिहार में होता है शायद, तो यमपुरी में कैसे कपड़े पहनाते हैं, क्या लिखा है, कॉस्ट्यूम्स। पुतुल नाच आसाम में होता है। देखो ये बिल्कुल स्पेसिफिक तो मुझे याद नहीं है किसके कपड़े कैसे होते हैं, लेकिन ये होता है बिहार में यमपुरी। पुतुल नाच होता है आसाम में। टुगालू गोम्बेटाया ये होता है शायद आंध्र प्रदेश में। और रावण छाया इसमें मतलब शायद रामायण की कहानियां दिखाई जाती है शैडो के माध्यम से, इसी से इसका नाम है रावण छाया, ये वो होता है उड़ीसा में। अब कपड़े से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा है मुझे, तो आंसर देखते हैं इसका हम सीधे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 38 का बी है आंसर, मतलब 38 का बी क्या था, ऑप्शन क्या है, पुतुल नाच है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल आसाम के साइड में होता है, देख लेते पूरा ही पढ़ लेते हैं। रॉड पपेट्स मतलब रॉड के माध्यम से पपेट्स, ग्लोव वगैरह पहन के ऐसे पपेट्स बनाते रहते हैं ना, ऐसे जो कठपुतली हम कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। पुतुल नाच होता है वेस्ट बंगाल में, आसाम बोला मैं, वेस्ट बंगाल आसाम मतलब बॉर्डर के आसपास होता होगा, नदिया जिले में हो रहा है ये। और एक्टर्स ऑफ जात्रा ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्म प्रेवलेंट कॉस्ट्यूम लाइक द एक्टर ऑफ जत्रा, जात्रा होगा ये। ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम प्रेवलेंट इन द स्टेट, द म्यूजिक एंड द वर्बल टेक्स्ट हैव क्लोजली सिमिलरिटी विद द जात्रा थिएटर, जात्रा थिएटर से ये काफी मिलता जुलता है। यमपुरी है बिहार का, रॉड पपेट है ये भी। और ये पपेट्स यहाँ पे लकड़ी के बने होते हैं, ये जबकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक पीस के बने होते हैं, जॉइंट नहीं होते, ठीक है। और उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाले रॉड के बने होते हैं, और इनमें एक पीस के बने होते हैं, इनमें जॉइंट नहीं होता है, उनमें जॉइंट होता है, ठीक है। रावण छाया उड़ीसा का, ये तो मैंने बताया ही। ये शैडो को दिखाते हैं इसमें। टोगालू गोम्बेटाया, इसका भी मैं एक भेज दूंगा, बड़ा सा लिस्ट है, 40-50 दे रखे उसमें, देख लेना कौन सा कहाँ का है, याद तो थोड़ा मुश्किल होता है ये याद करना। द शैडो थिएटर ऑफ कर्नाटका इज नोन एज टोगालू गोम्बेयाटा, स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है यार। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन द सदर्न इंडिया। द अलवर रिवर्ड एज वैष्णवाइट भक्ति सेंट,
देखो अलवर होता है जो कि भगवान विष्णु में माने, ठीक है, ये तो सही है। द हिम्स ऑफ नैनार सेंट आर कंपाइल्ड इनटू कैनन नोन एज पेरिया पुरनमन, ठीक है, पुराणम, पुराणम मतलब पुराण मतलब कहना चाहते हैं, पुराण वही वाला पुराण। तो ये अलवर वाला तो ठीक है, और नैना सेन का जो भक्ति कैनन मतलब जो एक कंपाइल्ड जो उनकी मंत्र वंत्र है, ये इसका नाम है पेरियार पुराणम, पुराणम, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे इन्होंने। जो अर्ली भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो अलवर वही थे जो कि भगवान विष्णु की आराधना करते थे, नैनार होते थे भगवान शिव का आराधना करते थे, और जगह जगह ये जाके तमिल में अपने अपने भगवान का प्रशंसा करते थे, गाना मतलब गाते थे, ठीक है। अब अलवर में एक इंक्लूडिंग वुमेन सेंट एक अंडालिन का नाम था, ये थी काफी पॉपुलर है। नाथ मुनि कलेक्टेड द अलवर हिम्स एंड इनटू द कैनन नोन एज नलयारा देवी प्रबंधनम, दिव्य प्रबंधनम, नलियारा दिव्य प्रबंधनम। और अलावरी पावम इज ए सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ वैष्णव सेंट्स, ठीक है, इसमें ये याद करने वाली बिल्कुल बात है, कुछ समझाने का है। नैनार्स, देखो नैनार्स होते थे जो भगवान शिव में मानते थे, और टोटल 63 नंबर्स थे, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा, पेरिया पुराणम वही जो क्वेश्चन में दिया था, इज तमिल पोएटिक अकाउंट डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द 63 नैनार्स, द कैनोनिकल पोएट्स ऑफ द तमिल शैविज्म, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 40, with reference to the reforms and during the Delhi Sultanate period, consider the following: ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिर, देवगिर ये महाराष्ट्र में है, ये पता है, ये इसलिए इसने किया था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था ये भी, जो इरिगेशन वाला ऊपर क्वेश्चन देखा था उसके टाइम पे, नहीं वो तो फिरोज शाह था, तो ये मोहम्मद जो सेकंड रूलर था उसके टाइम पे था, क्योंकि उसको बहुत सारी चिट्ठियां लिखते थे दिल्ली वाले परेशान करने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब बहुत परेशान करते थे लोग। एक तो ये भी इसका कारण था, और ये इनको ये भी दिखाना चाहता था कि ठीक है परेशान करना है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ दक्षिण। और इसका दूसरा कारण ये था कि बहुत ज्यादा नॉर्थ में पड़ रहा था दिल्ली, तो साउथ वाले टेरिटरी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था, तो इसने सोचा कि और नीचे चले जाते हैं तो थोड़ा आराम से कर पाएंगे कंट्रोल। तो ये सही है, ये बिल्कुल फेलियर हुआ था, ठीक है, कैपिटल और ट्रांसफर जो था। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी बिल्कुल ठीक है, इसने किया था ऐसा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवान ने आमिर को, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है, ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 40th का सी मतलब तीनों ही सही था। देखो लैंड ड्रिवन, ये ठीक है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे कहानी। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सून आफ्टर हिज एसेशन वाज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसने दिल्ली से देवगिर किया था, कारण मैंने बता दिया आपको। और अनदर स्टेप ऑफ मोहम्मद तुगलक, इसने टोकन करेंसी जारी किए थे। डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ ब्रॉन्ज कॉइन विच विल हैव द सेम वैल्यू एज द सिल्वर टांका, इसके बाद से बहुत इसने ज्यादातर जो काम किए सब फेलियर ही हुए थे, इसने ये इंट्रोड्यूस किया तो फर्जीवाड़ा भी होने लगा, नकली करेंसी भी बनने लगा था। मोहम्मद बिन तुगलक सेटअप सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान आमिर को, ही एग्रीकल्चर के लिए था ये, कल्टीवेशन इन डॉब। अब इसने किस पे फोकस किया, सुपीरियर क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ले ग्रेप्स, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके ज्यादातर चीजें फेलियर में साबित हुई मोहम्मद बिन तुगलक की। विद रेफरेंस टू महाजनपद ऑफ एंशिएंट टाइम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द महाजनपद वेयर मोनार्की, नहीं बिल्कुल गलत है, ऑल 16 के 16 मोनार्की नहीं थे, कुछ तो उसमें थे लिच्छवी, लिच्छवी तो लेकिन था नहीं मतलब महाजनपद, लेकिन उस वाले रीजन में रिपब्लिक भी था, लेकिन उसको अगर ना भी माने हम तो कुछ ओलिगार्की भी थे। ओलिगार्की मतलब कहने का कि कुछ प्रबुद्ध जन जो होते हैं, ज्ञानी लोग, वो मैनेज कर रहे थे स्टेट ऑफ अफेयर्स को, तो सभी मोनार्की नहीं थे। मोनार्की मतलब कोई एक राजा का परिवार शासन कर रहा हो। महाजनपद वेर अनफेमिलियर विद आयरन एंड हेवीली रिलाइड ऑन कॉपर, ये भी गलत है। महाजनपद में मगध का अगर पता हो तो मगध सबसे बड़ा था, सबसे शक्तिशाली था, और उसका रीजन भी यही था कि उनके रीजन में मतलब क्षेत्र में लोहा उनको मिलता था, जिसके कारण वो औजार हथियार बना लेते थे और बाकी लोग पे डोमिनेट कर पाते थे। आपको वैसे भी बिहार और झारखंड उधर वाले रीजन में लोहा मिलता है, आयरन और, तो ठीक है ये तो। और इसके बाद उनको औजार मिल गया तो जंगल वंगल काट के एग्रीकल्चर भी बढ़ा लिया अपना उसी औजार से, तो ये सही है, तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। एक्सप्लेनेशन देख, नहीं अनफेमिलियर नहीं है ना, ये फेमिलियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, नीदर 1 नॉट 2 सही। 41st का डी, ठीक है।
तो महाजनपद अभी कल हमने देखा था महाजनपद के बारे में। तो बुद्धिस्ट जातक में इसकी कहानियाँ मिलती हैं हमें, और उसके बारे में हमें उसमें मिलता है मुद्रा राक्षस करके एक बुक है, मगध के बारे में उसमें मिलता है। और एक और भी हमने देखा ना, दीपवंश महावंश, जो श्रीलंका की कहानी थी, कल हमने देखा था ना, तो उसमें भी कुछ कुछ मिलता है मगध मगध के बारे में स्पेसिफिकली नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ मिलता है। मोस्ट महाजनपद वे रूल्ड बाय द किंग्स हु हेल्ड सुप्रीम पावर एंड वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एंड डिफेंडिंग देयर टेरिटरीज। ठीक है, सब महाजनपद स्टैब्लिश्ड स्टैंडिंग आर्मी, ये सब यार जो मेन बात है वो कहाँ पे दिया है, इतना लंबा चौड़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं लोग पूरा। आयरन मेटलर्जी इनके पास, मतलब इनके जानने में थी महाजनपद में, स्पेशली मगध के बारे में। तो ये डोमिनेट कर लेते थे, मिलिट्री एडवांटेज था, एग्रीकल्चर में भी इनको एडवांटेज था। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करके हम बंद कर देंगे फिर। रिसेंटली इंडिया यूएस सक्सेसफुली रिजॉल्व ऑल 7 पेंडिंग, देखो हाँ ये तो 7 पेंडिंग डिस्प्यूट थे भारत और यूएस के, मतलब काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे, और ये बढ़िया भी हो गया एक तरीके से, इसको निपटा लिया, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आने ही वाले 10 दिन 15 दिन में, तो और ये विवाद बढ़ता ही जाता है। तो बढ़िया, मुझे लगता है सरकार ने इसीलिए इसको एक्सपीडाइट कर दिया था, इनको संदेह हो गया था कि ऐसा होने वाला है, और चाहते भी थे कि जल्दी मामला निपट जाए, तो इन्होंने डिस्प्यूट को बायलैटरली मिल के सुलझा लिया है। अब देखते हैं क्या दिया है इसने। द WTO पार्टीज, ये मेन उस पे फोकस था, उस पर दिक्कत हुई थी, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, मतलब जो मुर्गी पालन, अंडे वंडे, तो यूएस चाहता था कि उनका पोल्ट्री यहाँ पे एक्सपोर्ट हो भारत में, और भारत सरकार ने मना कर देती, तो उसके खिलाफ चला गया था यूएस WTO कोर्ट में, और वहाँ पे उसने कहा था कि आने नहीं दे रहे। भारत ने बोला था कि हमारा डोमेस्टिक, जो हमारी अपनी पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री है, जो भी ये काम कर रहे हैं, उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका नुकसान होगा, इसलिए हम नहीं कर सकते अपना। लेकिन भारत ये केस हार गया था, तो उसके बाद मतलब कुछ कंसेशन हुआ था, भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया था। तो ये देखते हैं क्या किया है इसने। द WTO पार्टीज कैन सेटल डिस्प्यूट म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन ओनली एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट, ओनली इनिशियल स्टेज में नहीं, कभी भी दोनों अपनी मर्जी से कर सकते हैं बातचीत करके, तो ये गलत है, इनिशियल स्टेज में केवल नहीं होता है। द डिसीजन टू अपॉइंट पर्सन ऑफ द अपीलेट बॉडी ऑफ WTO is taken by the principle of majority votes among all the WTO member, मेजोरिटी से नहीं, सारे काम WTO में ऐसे वाले जो अपीलेट बॉडी वाले हैं, दो बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, अपीलेट बॉडी होती है, तो ये सारे काम कंसेंसस से होते हैं, मतलब सबकी सहमति से होता है, कोई मेजोरिटी वाला चक्कर नहीं है, मतलब वरना तो गुटबाजी होने लगेगी। ठीक है, तो ये गलत है। ऑल द सीट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपीलेट बॉडी ऑफ WTO आर वैकेंट आफ्टर 2020, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें भी अड़ंगे लगाए हैं, मतलब वो होने नहीं दे रहे इसमें कुछ काम, तो ये वाला बात सही है। 2020 के बारे में बाद में इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो सारे सीट वैकेंट है, ये तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 42 का ए मतलब अच्छा ओनली 1, हाँ ठीक है, मतलब मुझे लगा कि ऑप्शन पहला सही है। तो अब इसने पूरा लंबा चौड़ा कहानी लिख रखा है, ये कंसर्न इंपॉर्टेंट ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर चलिए भाई, पोल्ट्री वाला ही था, इसमें दिया नहीं है शायद, मुझे लगता है। सोलर सेल मॉड्यूल्स, मतलब बहुत सारे विवाद थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो और विवाद बढ़ते ही जाएगा ट्रेड से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक हमारा। अब इसमें हमें देखना क्या है, देयर आर टू, देखो दो तरीके होते हैं कोई डिस्प्यूट को सेटल करने के WTO में, एक म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन हो या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस हो जाए, तो ये दो तरीके अलग अलग हैं, बाकी ये आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़े ही होंगे। Appellate body has been dysfunctional since 2019 because US has blocked, यही मेन बात यही है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द appellate बॉडी मेंबर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर बंद करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर, यार ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। He was originally a follower of Ramanuj and later he founded his own sect, ठीक है, Ramanuj and later he founded his own sect, ठीक। He was the first to use vernacular language to his ideas, ठीक है, मतलब देसी भाषा में अपना प्रचार कर रहे थे, मतलब जो भी इनके कथन वाचन थे। द फेमस भक्ति मूवमेंट लीडर कबीर वॉज हिज डिसाइपल, कबीर इनके डिसाइपल थे, तो रामानंद थे। ये रामानंद वही है शायद जिसको मैं कह रहा था कि जिनका जन्म बनारस में हुआ था, एक बार देखना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन, फिर समझ आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु तो वो है, इनका जो अभी चलता है फाउंडेशन में चलता है ना, क्या नाम है यार, एक फाउंडेशन चलता है, ठीक है, आगे इसका आंसर देखते हैं। गला सूख रहा है मेरा, देखो हाँ यही है, रामानंद
जो रामानुजाचार्य मैंने कहा था ना बनारस में, ये हैं शायद वो रामानंद बनारस में वाले। 14th सेंचुरी वैष्णव सेंट थे ये, नॉर्दर्न इंडिया गंगेटिक बेसिन में। और ये मोटिवेट हुए थे वेदांत स्कॉलर रामानुज से, ठीक है, वाइल डेवलपिंग इज फिलोसफी एंड डिवोशनल थीम्स। तो इनके बहुत अलग अलग डोमेन से इनके फॉलोअर थे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कबीर जो कि मुस्लिम वीवर थे, रायदास कॉबलर थे, कॉबलर मतलब होता है मोची, सेना बार्बर थे ये मतलब नाई, साधना बचर मतलब कसाई होता है शायद, धन्ना ए जाट फार्मर, नरहर राय गोल्डस्मिथ सुनार, और पीपा एक राजपूत प्रिंस। मतलब इनका जो फॉलोअर बेस था वो काफ़ी वाइड था। और ये पहले ऐसे सेंट थे जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रोपेगेट कर रहे थे आइडियाज, मतलब जो वहाँ की लोकल भाषा थी, अवधी भोजपुरी जो भी होगा। तो देखो यहाँ पे इनके हैं, लेटर ही फाउंडेड हिज ऑन सेक्ट एंड प्रीचेड हिज प्रिंसिपल इन द हिंदी एट बनारस एंड आगरा। ये बनारस के ही थे शायद। तो चलो यहाँ पे बंद करते हैं ये सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू।